नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, हम यहाँ पर राष्ट्रपति सीरीज चला रहे हैं और राष्ट्रपति सीरीज के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने विधायी शक्तियों का अध्ययन किया था और आज भी हम एक और विधायी शक्ति का अध्ययन करेंगे। और आज ऐसा विश्वास है कि विधायी शक्तियाँ पूरी हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 123 विधायी शक्तियों के संदर्भ में अपना लास्ट टॉपिक होगा आज। तो मित्रों, शुरू से अंतिम तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए मित्रों। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता है कमेंट्स करने में। कमेंट्स करने में क्या कंजूसी करना। देखो मित्रों, टीचर और बच्चा जो होता है, पढ़ने वाला शिक्षक शिक्षार्थी जो होता है, दोनों के लिए इस शिक्षण प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। ऑफलाइन क्लास जो होती है उसके अंदर टीचर बच्चों से प्रत्यक्ष क्वेश्चन करके बच्चों को भी पुनर्बलित करने का प्रयास करता है और खुद को भी पुनर्बलन प्रदान करने का प्रयास करता है। अब ऑनलाइन में भी टीचर आपके कमेंट से अपने आप को पुनर्बलित करने का प्रयास करता है और आपके कमेंट्स का जवाब देकर आपको भी पुनर्बलन प्रदान करने का प्रयास करता है। मित्रों, किसी भी प्रक्रिया में हमको सफल होने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी, ख़राब लग रहा है तो भी, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी, यह आपसे स्पेशल मेरा रिक्वेस्ट है मित्रों। कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें। शेयर करना ना करना आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत करो भले। लेकिन जितने भी मेरे मित्र भाई बहन इस वीडियो को देखें वो कम से कम अपना कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दी गई है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑर्डिनेंस जारी करने संबंधी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के अलावा विश्व के किसी भी देश के कार्यकारी प्रमुख को, राष्ट्रपति को, राष्ट्राध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। केवल भारत में ही, भारत के राष्ट्रपति को ही अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। अब मित्रों, ये जो अध्यादेश जारी करने संबंधी प्रावधान है, ये हमारे संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा, एक भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था 1935। इसके द्वारा आर्टिकल 123 को अर्थात अध्यादेश जारी करने जैसी शक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मित्रों कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि देश में कोई आपातकालीन या फिर आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे
कानूनी रूप से तत्काल निपटना आवश्यक है। तत्काल निपटना आवश्यक है। संसद का सेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि देश में ऐसी कोई आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे तत्काल निपटना आवश्यक है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। यहाँ पर मित्रों इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखें, राष्ट्रपति को महसूस होने का मतलब है मंत्रिपरिषद को ऐसा महसूस होना चाहिए। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के संबंध में स्वतंत्र नहीं है। जब मंत्रिपरिषद उसे कहेगी तभी ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किसी विषय को लेकर। कब जारी कर सकता है? जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो, यानी कि संसद के दोनों सदनों का सेशन नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। या फिर संसद के एक सदन का सत्र चल रहा हो, लोकसभा का, और राज्यसभा का नहीं चल रहा हो, इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और उसके लिए कानून बनाना है और लोकसभा का तो सेशन चल रहा है लेकिन राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी अकेली लोकसभा कानून नहीं बना पाएगी। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों का अस्तित्व में होना अनिवार्य है, उनके सेशन का अस्तित्व में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना अपने को, लोकसभा का चल रहा हो, राज्यसभा का नहीं चल रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की प्रकृति की बात करें कि प्रकृति कैसी होती है, पावर कैसी होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की प्रकृति संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होती है। जितनी शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है उतनी ही शक्ति राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की होती है। अगर दोनों में कुछ अंतर है तो सिर्फ यह है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून लंबे समय के लिए होता है जबकि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अल्पकालीन होता है। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी दोनों की शक्ति में, पावर में कोई अंतर नहीं होता है। जो शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून की है वही शक्ति राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की है। ठीक है मित्रों, अब बात आती है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति उन विषयों तक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किन विषयों तक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा मित्रों, जहां तक या फिर जिन विषयों तक संसद को कानून बनाने का अधिकार हो वहां तक या फिर हो उन विषयों तक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिन विषयों के ऊपर संसद कानून बना सकती है, जिन विषयों के ऊपर संसद कानून बना सकती है उन विषयों तक
ही या फिर उन विषयों के संबंध में ही राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर संसद कानून बनाने की बात करें तो संसद कानून बनाती है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यों में राज्यपाल होता है, राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य में राज्यपाल अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करता है। तो क्या राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? क्या राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? आपका आंसर क्या होगा इसमें? मेरा आंसर मैं आपको संविधान के अनुसार बताना चाहूँ, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है? जब किसी राज्य में आपातकाल लागू हो, राज्य में आपातकाल लागू हो, जिस राज्य में भी आपातकाल लागू हो रखा है या फिर संपूर्ण देश में आपातकाल लागू है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आपातकाल की कंडीशन में ओनली। बाकी सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना है। और यदि गलती से भी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी करने का परामर्श कर दिया है और उन्होंने राज्य सूची के विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया वो ऑर्डिनेंस शून्य माना जाएगा। ऐसा साफ साफ हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो राज्य सूची के विषयों पर भी जारी कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? आपातकाल लागू हो ऐसी कंडीशन में। अब बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी समयावधि क्या होती है? समयावधि तो मित्रों आर्टिकल 123 की बात करें तो इसमें ओनली 6 सप्ताह लिखा हुआ है, 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह, 6 माह, 6 सप्ताह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 123 के अनुसार हमको 6 सप्ताह को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 123 अधिकतम 6 सप्ताह की अवधि की ही प्रावधान करता है। लेकिन हम तो शुरू से ये भी पढ़ते आए हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि 6 माह 6 सप्ताह होती है। तो 6 माह और 6 सप्ताह का मैटर क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, आर्टिकल 85 हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, या फिर आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, उसका सत्रावसान भी कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 85 में यह भी लिखा हुआ है कि संसद की दोनों सदनों की बैठक के बीच, एक साल में 2 बैठक होती है, उन दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे पहले बैठक हो सकती है संसद की, लेकिन 6 माह से अधिक का समय एक बैठक के और दूसरी बैठक के बीच में अंतर नहीं होगा। 6 माह के अंदर हमको संसद का दूसरा सेशन बुलाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मित्रों अब ये समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि 6 माह, जैसे मान लो आज तारीख है कितना, 13 तारीख है, 13/9/2020। इस तारीख को पिछले एक महीने से जो संसद का सेशन चल रहा था वो यहाँ पर समाप्त हो गया 13/9/2020 को। और
14/9/2020 को 14/9/2020 को वर्तमान कंडीशन के अनुसार समझना चाहे कि 13/9/2020 को तो संसद का सेशन समाप्त हो गया है। अब अगली बार बुलाया जाएगा 6 माह के अंदर, या फिर 6 माह से अधिक समय तो नहीं होगा, 6 माह के अंदर अंदर हम बुला लेंगे। अब कानून निर्माण कोई नहीं कर सकता, संसद का सेशन समाप्त हो गया है। और वर्तमान जो कंडीशन चल रही है कोरोना काल, कोरोना का प्रभाव हमारे देश में इतना फैल गया है कि उनसे निपटना अनिवार्य है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि उससे निपटना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जब तक कानून नहीं होगा तब तक लोग मानेंगे भी नहीं। सरकार कह रही है, बहुत कह रही है मौखिक रूप से कि ये सब लोग मास्क लगाए घूम रहे, मास्क लगा के चले, मास्क लगा के रहे, सैनिटाइज का प्रयोग करें, लेकिन लोग उसको नहीं मान रहे। तो ऐसी कंडीशन में और कोरोना का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सरकार को कानून बनाना ही होगा। और कानून कैसे बनाएगी, संसद का सेशन तो समाप्त हो चुका है यहाँ पर, और 14 तारीख से कोरोना का प्रभाव ज़्यादा फैल गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सुझाव देगी, सलाह देगी कि आप इस विषय पर अध्यादेश जारी कर दीजिए। अध्यादेश का जो पूरा फॉर्मूला होगा, जो मैटर होगा, वो सब मंत्रिपरिषद तैयार करके उनको देती है। उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अब बिना मास्क लगाए घूमता है तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा उस ऑर्डिनेंस के अंदर सरकार ने प्रावधान कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में वो कानून माना जाएगा अब, और हर व्यक्ति उसका पालन करने का प्रयास करेगा। जो नहीं करेगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 14 तारीख को ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। और अगला सेशन 6 माह से पहले आता है तो अच्छी बात है, लेकिन 6 माह तक आता है, 6 माह तक आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो 14 तारीख को ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, वो अगली जो बैठक 6 माह के अंदर होने वाली है, 6 माह तक होने वाली है। यहाँ से समाप्त होने के बाद में 13/9 के बाद में 13/10, 13/11, 13/12, 13 मार्च तक, 13 मार्च 2021 तक। अब 13 मार्च 2021 को अगला सेशन होना है। तो यहाँ से लेकर 14 तारीख से लेकर 14/9/2020 से 13 मार्च 2021 तक, तो ये 6 माह का समय हमारा पूरा हो रहा है। यहाँ पर 6 माह पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर ये 6 माह पूरा हो रहा है। इस तरीके से 6 माह की हम अवधि पढ़ते आए हैं किताबों के अंदर, लेकिन आर्टिकल 123 में 6 माह का प्रावधान नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे ही बैठक शुरू हो गई, 13 मार्च 2021 को संसद का सेशन शुरू हो गया। संसद का सेशन शुरू हो गया 13 मार्च 2021 को। यहाँ पर आप विशेष रूप से इस बात को समझने का प्रयास करना। 13 मार्च 2021 को संसद का ये सेशन शुरू हो गया, संसद सत्र शुरू हो गया। और यहाँ पर है ये अपनी लोकसभा, और यहाँ पर है ये राज्यसभा। अगर दोनों का सेशन एक समय पर शुरू हो गया, यहाँ पर 13 मार्च 2021 को लोकसभा का भी सेशन शुरू हो गया, राज्यसभा का भी सेशन शुरू हो गया, तो ये जो 6 सप्ताह की अवधि है, हम यहाँ से गिनना शुरू कर देंगे। अब संसद का सेशन शुरू होने के बाद में ये इससे अगले 6 सप्ताह तक लागू रहेगा बस। इससे पहले भी राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद कहेगी तब। सारे कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह लिए राष्ट्रपति कोई कार्य हमारे यहाँ पर नहीं करते हैं। सिर्फ विधेयक जो होते हैं संसद द्वारा पारित किए हुए, उनको अनुमति देने के संदर्भ में राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं। बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है ज़्यादातर हमारे यहाँ पर कि राष्ट्रपति अपने मन से कोई कार्य करे। तो यहाँ पर अगर संसद का सेशन 13/3/2021 को शुरू हुआ है, दोनों सेशन बैठ गए दोनों सदनों के, तो ये 6 सप्ताह यहाँ से गिना जाएगा। और यदि 13 मार्च 2021 को लोकसभा का सेशन बैठता है और 18 मार्च 2021 को राज्यसभा का सेशन बैठता है, तो 6 सप्ताह की जो ये अवधि होगी, 6 सप्ताह की ये अवधि हम
यहाँ से ना गिनकर हम यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से ना गिनकर हम यहाँ से गिनेंगे। 6 सप्ताह की अवधि साफ साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 123 का जो प्रारूप है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये पश्चातवर्ती समय होगा वहाँ से 6 सप्ताह को गिना जाएगा। अब क्या होगा, अब संसद का सेशन यहाँ से बराबर शुरू हो गया है, दोनों सदनों के सेशन शुरू हो गए। तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 123 में संसद का सत्र शुरू होते ही जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, दोनों सदनों में रखा जाएगा। उसके बाद में संसद क्या करेगी, संसद चाहे तो उस अध्यादेश को अस्वीकार कर सकती है और संसद चाहे तो उस अध्यादेश को कानून का रूप भी प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर हमको 6 माह और 6 सप्ताह का ध्यान रखना है। संविधान में अनुच्छेद 123 में अधिकतम अवधि 6 सप्ताह है। 6 माह हम पढ़ते आए हैं, इस आर्टिकल 85 के अनुसार 6 माह भी हमको किताबों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन स्पेशल अगर अनुच्छेद 123 देकर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अनुच्छेद 123 के अनुसार हमको 6 सप्ताह ही बताना है। ठीक है मित्रों, अब समयावधि की बात हो गई, तो ये तो यहाँ पर पूरा हो गया। इसके संबंध में अब और कुछ बातें हैं जो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती, क्या अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है क्या उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो मित्रों, जो हमारा संविधान था मूल रूप से उसमें तो यही प्रावधान था कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन आपको पता होगा 1969 में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने उस समय पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किसके जरिए, कोई कानून बनाकर नहीं, ओनली अध्यादेश जारी करवाकर। अध्यादेश के द्वारा इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस राष्ट्रीयकरण को एक व्यक्ति थे आरसी कपूरवाद, आरसी नाम मिलता है उनका, आरसी कपूरवाद। इन्होंने 1970 में इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1970 में ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इस अध्यादेश को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है अध्यादेश जारी करके, क्यों किया गया है इसका कोई कारण नहीं है। ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति उस समय नहीं थी कि 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पर ये अध्यादेश जारी किया गया था, इसको शून्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, और ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर रुकने की कंडीशन में पहुँच गया। अब देखो, सरकार अगर बहुमत में है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार यदि बहुमत में है तो सरकार कुछ भी कर सकती है अपनी मनमर्जी के अनुसार। इसके बाद में इंदिरा गांधी को तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ही था, उनको अपनी मनमर्जी चलानी थी और न्यायालय तो सिर्फ अपना फैसला दे सकता है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, जो कानून संसद ने बनाया है उसके अनुसार। तो इसके बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया, न्यायालय ने जो उस अध्यादेश को खारिज किया था, शून्य घोषित किया था, उसको उसके न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने एक संशोधन किया, 38वां संविधान संशोधन 1975।
और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रावधान सरकार ने उस समय पर कर दिया। अब देखो, सरकार है तो अपनी मनमर्जी के लिए कुछ भी कर लो। 38वां संविधान संशोधन की बात आती है तो मित्रों, मेरे को इसके साथ में यहाँ पर जो मनमर्जी कर रही है सरकार, उसके साथ में मुझे 42वां संविधान संशोधन की कहानी भी याद आती है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम भारत का मिनी संविधान कहते हैं, उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में इतने सारे संशोधन किए गए, इतने बड़े बड़े संशोधन किए गए। अगर 42वें संविधान संशोधन 1976 की कहानी अगर हम पढ़े तो एक बार तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सरकार इस संविधान संशोधन के द्वारा करना क्या चाहती है। मित्रों, अगर आप लोगों का सक्रिय सहयोग रहा तो मैं 42 संविधान संशोधन अलग से आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप खुद जानकर दंग रह जाओगे कि इस 42 संविधान संशोधन के अंदर ऐसा क्या किया गया कि उसको भारत का मिनी संविधान संशोधन कह दिया गया। हालांकि संविधान में उसको शामिल नहीं किया गया है, संविधान विशेषज्ञ जो हैं ऐसा उसको बोलते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वो भारत का एक प्रकार से मिनी संविधान है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ आगे, फिर जाके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो ऐसा प्रावधान कर दिया कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन बाद में जनता पार्टी सरकार बनती है मित्रों, जनता पार्टी की सरकार बनती है इंदिरा गांधी जी के बाद में, और इस जनता पार्टी सरकार ने एक संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें जनता पार्टी सरकार ने प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस से वही प्रावधान लागू कर दिया गया जो संविधान में था। तो वर्तमान में कंडीशन यह है मित्रों कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है मित्रों, और एक टॉपिक इसके विषय में और बचता है कि एक विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, किसी एक विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो मित्रों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस अध्यादेश का दुरुपयोग भी होता है। कई सरकारें अपनी खुद की जिम्मेदारी से बचने के लिए, खुद की कमी उजागर ना हो इससे बचने के लिए किसी विषय पर संसद में या फिर विधानमंडल में चर्चा कराने से बचती है, और जैसे ही संसद का विधानमंडल का सेशन समाप्त होता है उसके बाद में उस पर अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। ऐसे ही बिहार की चर्चा करते हैं संबंध में, तो बिहार में 1967 से लेकर 1981 तक इन 4 सालों के समय में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल जो थे उन्होंने 256 बार अध्यादेश जारी किया। मायने रखता है मित्रों 256 बार अध्यादेश जारी करना, और हद तो तब हुई जब एक ही विषय पर वहां पर लगभग 10 वर्षों से अध्यादेश जारी किया जाता रहा। एक ही विषय पर, हालांकि संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक विषय पर आप कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हो, बार बार अध्यादेश जारी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। एक विषय पर आप चाहे जितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हो। लेकिन ये संसदीय शासन प्रक्रिया के अनुसार ठीक नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के जो विषय हैं उनको लेकर जनता के सदन में चर्चा होनी चाहिए और वहीं से कानून बनना चाहिए। आप यदि संसद में या विधानमंडल में जनता के किसी विषय को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते हो और अध्यादेश जारी किए जा रहे हो अपना काम चलाने के लिए, तो कहीं न कहीं आपकी कमी है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 वर्षों से अध्यादेश जारी किया जाता रहा। इसके बाद में बिहार के ही कानून के जानकार माने जाते हैं DC वाधवा करके, DC वाधवा। इन DC वाधवा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
कि ये जो बार बार बिहार में एक ही विषय पर अध्यादेश जारी किया जा रहा है 10 वर्षों से 12 वर्षों से, ये संविधान के अनुकूल नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार ठीक नहीं है। तो इस डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना, एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना ठीक नहीं है, असंवैधानिक है। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अपना ये ऑर्डिनेंस जैसी जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो पूरी हो गई है विधायी शक्तियों के अंतर्गत, और विधायी शक्तियाँ भी इसके साथ में समाप्त हो जाती है। इसके बाद में राष्ट्रपति की जो और भी सामान्य काल में प्रयुक्त की जाने वाली कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को मैं यहाँ पर पूरा कराऊंगा जितना हो सकता है, जितना, हाँ कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, बोर्ड के समय याद नहीं रह पाती है, तो मैं बाद में बताने का प्रयास भी करता हूँ। लेकिन राष्ट्रपति को मैं इतना यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ मित्रों जितना शायद यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया गया हो। इतना पूरा डिटेल से सब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। बस आपका मुझे सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है मित्रों। जब तक आपका सक्रिय सहयोग रहेगा तब तक ही मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँगा, अन्यथा असंभव रहती है। बस आपसे मैं कुछ नहीं चाहता मित्रों, कम से कम आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें, और अच्छा लगे तो शेयर करिए, उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो पढ़ाई करते हैं, जिनको आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस की। मैं यहाँ पर राजनीति विज्ञान ही आपको विशेष तौर पर पढ़ाऊँगा, और मेरा प्रयास है कि जो मुझसे जुड़े, जो भी मित्र, जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े, इस चैनल से जुड़े, उनकी राजनीति विज्ञान संबंधित कोई कमी ना रहे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।